करीबन 3500 साल बाद दुनिया का पहला पेन किलर ड्रग बन चुका था। प्राचीन इजिप्शियन इसे कैसे इस्तेमाल करते? एंशिएंट ग्रीस में महिलाओं के यूटेरस पे ये डायरेक्टली कैसे दिया जाता था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये क्यों बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ? क्यों हिटलर ने इसके इन्वेंटर को जबरदस्ती रिटेंशन कैंप में भेज दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कोलोजिस्ट और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पेन किलर्स। पेन किलर जो एक बहुत पॉपुलर मेडिसिन है वर्ल्ड वाइड में, करीबन 20 मिलियन कंज्यूमर्स है इसके। क्या आप जानते हैं ये कहां से आया? कितनी सालों की मेहनत लगी इसे बनाने में? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1862 में। एडवर्ड स्मिथ जो एक अमेरिकन ट्रेडर थे कायरो में, उनको कुछ प्राचीन इजिप्ट की डॉक्यूमेंट मिलता है जो एक पैपिरस के फॉर्म में था। वहां पर 160 हर्बल रेमेडीज के बारे में लिखा हुआ मिलता है। वहां से पता चलता है कि एंशिएंट इजिप्शियन जो थे वो 1500 बीसी में उइलो बार्क को एज अ पेन किलर यूज करते थे। उइलो बार्क मतलब उइलो के छाल को। वो उइलो बार्क को 3 तरीके से यूज करते थे। एक तरीका था वो उइलो बार्क को चाय बनाकर पीते थे, और एक तरीका था उसका जो पेस्ट है वो बनाकर जहां पर पेन होता था वहां पर डायरेक्टली अप्लाई करते थे, और एक तरह होता था कि वो उइलो बार को डायरेक्टली चबा कर खाते थे, मतलब च्यू करते थे। इस तरह उइलो बार्क जो पेन किलर की तरह यूज होता है, ये बात एंशिएंट ग्रीस और रोम में फैल चुका था। उस टाइम पे ग्रीस पे एक बहुत ही पॉपुलर फिजिशियन थे जिसके नाम था हिपोक्रेट्स, जो बाद में फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाने जाते हैं। वो क्या करते थे, महिलाओं में चाइल्ड बर्थ का जो लेबर है उसको कम करने के लिए उइलो के इस्तेमाल करते थे। एक बात याद रखना पड़ेगा, तब तक कोई भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आविष्कार नहीं हुआ। तो वो क्या करते थे, उसका एक मेथोडोलॉजी था। क्या करते थे, उइलो के जो लीव्स है, मतलब उइलो के जो पत्ते हैं, उससे धुआं बनाते थे और उस धुआं को डायरेक्टली वेजाइना के थ्रू यूटेरस पे भेजते थे, चाइल्ड बर्थ का जो लेबर है उसको कम करने के लिए। अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स पे, ईयर 1763 पे। एडवर्ड स्टोन जो एक फेलो रिसर्चर थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वार्डहम कॉलेज पे, उन्होंने उइलो बार्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। उन्होंने बेकर्स ओवन के ऊपर उइलो बार्क को 3 महीने के लिए रख दिया और उसका पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, और उस पाउडर फॉर्म को 50 पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल किया, जिसमें से 49 पेशेंट्स के ऊपर वो अच्छा रिजल्ट दिए। अब आते हैं ईयर 1828 पे। जोहान बुचनर ने पहली बार उइलो बार्क को येलो क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिया और उसका नाम दिया सैलिसिन। सैलिसिन आया लैटिन वर्ड सैलिक्स से। अब आते हैं ईयर 1829 पे। पेरी जोसेफ लेरॉक्स जो एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सैलिसिन से सैलिसाइलिक एसिड बना दिए थे। अब आता है ईयर 1876। इस साल में सैलिसिन का पहली बार क्लिनिकल ट्रायल हुआ। थॉमस मैकलगन जो एक स्कॉटिश फिजिशियन थे, उन्होंने रूमेटिक फीवर में, जिस फीवर में जॉइंट्स का पेन होता है, उस फीवर में 8 पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल किया सैलिसिन का। वहां पर वो 8 पेशेंट्स को 12 ग्रेन्स ऑफ सैलिसिलिन दिया 3 घंटे के इंटरवल में, जहां पर वो देखे कि सैलिसिन अच्छा एंटीपायरेटिक इफेक्ट और अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी दिखा रहा है। अब आते हैं ईयर 1890 पे। इस साल में बेयर जो एक जर्मन डाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था, उसमें फार्मास्यूटिकल डिवीजन का सेटअप हुआ था।
उसमें 3 मेन साइंटिस्ट थे। एक से आर्थर इचेगनर जो फार्मास्यूटिकल डिवीजन का हेड थे, और एक थे फेलिक्स हॉफमैन जो एक केमिस्ट थे, और एक थे हेनरी ड्रेसर जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड थे। ये बेयर जो था, इस कंपनी का मेन मोटो था सैलिसिन से एक अच्छा एनाल्जेसिक ड्रग बनाना। आज तक जो सैलिसिन और सैलिसाइलिक एसिड बना हुआ था वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर रहा था, इसलिए फेलिक्स हॉफमैन जो कि एक केमिस्ट थे वो ट्राई कर रहे थे कि कोई और सोर्स से सैलिसिन को ऑब्स्ट्रक्ट करना। इसलिए वो मेडोस्वीट जो लीव्स है उसको चुना, उससे वो सैलिसाइलिक एसिड बनाए और सैलिसाइलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिफ्लक्स किया। एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिफ्लक्स करने से उस एसिटाइल सैलिसाइलेट बना पाए जो बाद में नाम लिया एस्पिरिन। एस्पिरिन का ए आया एसिटाइल से और स्पिरिन आया स्पेरिया से। स्पेरिया का मतलब लैटिन में होता है मीडोस्वीट। करीबन 3500 साल बाद दुनिया का पहला पेन किलर ड्रग बन चुका था जिसका नाम हुआ था एस्पिरिन। पर क्या आप जानते हैं एस्पिरिन अपना पहले ही क्लिनिकल ट्रायल में फेल हुआ था। हेनरिच ड्रेसर जो बेयर में फार्माकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड थे, वो अपने रिपोर्ट में लिखते हैं एस्पिरिन कुछ एंटीबायोटिक इफेक्ट तो दिखाता है पर वो एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाने में फेल हो गया। और वो ये भी कहते हैं इस ड्रग को लेने से हार्ट अटैक का कुछ चांसेस भी हो सकता है। अब आते हैं ईयर 1918 पे। इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। इन्फ्लुएंजा का आउटब्रेक बहुत ज्यादा हो रहा था। इस टाइम पे करीबन 50 मिलियन ऑफ पीपल इन्फ्लुएंजा के वजह से मारे जा रहे थे और वैक्सीनेशन भी तैयार नहीं हो पा रहा था। इस टाइम पे एस्पिरिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा। इसके यूज करने के कारण से जो लोग मर रहे थे उसका संख्या भी कम होने लगा। इचेनगन और ड्रेसर के बीच में ये क्लिनिकल ट्रायल को लेके बहुत कंट्रोवर्सी थी। बाद में इचेनगन ने अपना खुद का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया और वहां पर रिपोर्ट दिया कि एस्पिरिन ने बहुत अच्छा एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखाया है। अब इस जगह पे एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। क्योंकि इचेनगन एक ज्यूस थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनके काम के ऊपर बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन लग गया नाजी पार्टी के द्वारा, तो उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया ईयर 1944 में और उनको वहां पर 1 साल के लिए रखा गया। कंट्रोवर्सी के बावजूद ईयर 1934 में स्मिथ हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ एस्पिरिन लिखते हैं और उसके बाद में फेलिक्स हॉफमैन और आर्थर इचेनगन का नाम बहुत लोगों के सामने आता है। ताज्जुब की बात था एस्पिरिन जो लोग बनाए थे उनको जितना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। जो लोग बता पा रहे थे कि एस्पिरिन कैसे बॉडी पे इफेक्ट करता है, कैसी उसकी फार्माकोलॉजी है, उनको नोबेल प्राइज मिला। ईयर 1982 को जॉन वेने को नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि वो रिसर्च करके ये प्रूव कर पा रहे थे कि एस्पिरिन एक एनसेड ड्रग है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है जो कॉक्स इनहिबिटर की तरह काम करता है।